अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला अख्तर, ये बायोलॉजी डिश है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है स्टडी ऑफ मलेरिया। हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और किन किन स्टेप्स के जरिए सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, जो कि आप लोग बुक में लिखी है, स्टडी ऑफ मलेरिया। मलेरिया की स्टडी, आज जो हम तक मलेरिया की इतनी एडवांस स्टडी मौजूद है वो कैसे हम तक पहुंची है, ये सब इस टॉपिक में डिस्कस करें। तो मलेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिजिशियन ने डायग्नोज किया वो 2000 ईयर अगो, ये कह ली उन तक पहुंचा। ठीक है, इनके उन्होंने 2000 साल पहले इसको डायग्नोज किया। और किस तरह से डायग्नोज किया, इनके किस तरह से पता लगा ये मलेरिया है। उन्होंने देखा कि जो लोग मार्शी एरियाज में रह रहे थे, यानी कि जो गंदे इलाकों में रह रहे थे, उन लोगों को ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही। बीमारी क्या थी? फीवर बहुत ज़्यादा और था, चिल्स आ रहे थे। ठीक है, और उन्होंने देखा कि जो गंदे इलाकों में रहने वाले, यानी कि जो गंदे इलाके, यानी कि लोअर एरियाज हैं, मार्शी एरियाज हैं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको ये बीमारी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, एज कम्पेयर टू वो लोग जो कह लें एक साफ सुथरे इलाके में रह रहे हैं। और वहाँ की जो गंदी हवा थी, उन्होंने अज्यूम किया कि शायद उसकी वजह से जो है ये बीमारी फैल रही है। तो उन्होंने इस पे रिसर्च जब शुरू की तो इन्होंने देखा कि इसको एक जाहिर सी बात है, जब भी कोई बीमारी आ रही है उसे एक नाम दिया जाता है। तो उन्होंने इसी बेसिस पे कि गंदे इलाकों में फैल रही है और गंदी हवा की वजह से फैल रही है, इन्हीं दो बेसिस पे उन्होंने दो इटालियन वर्ड्स के थ्रू इसको नाम दिया। दैट्स फर्स्ट वन इज मैला एंड सेकंड वन इज एरिया। मैला मीन बैड एंड एरिया मीन एयर। ठीक, तो उन्होंने कहा कि बैड एयर की वजह से फैलने वाली जो बीमारी है वो क्या है? मलेरिया। तो इस तरह ये कह रहे मलेरिया जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया। टाइम गुजरता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत से साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करते चले गए। ठीक है, डिफरेंट कह लें इनोवेशन होती गई इसी कह लें स्टडीज़ में। और 17वीं सेंचुरी में जो है इसको देखा गया कि इसको क्यों ना कहीं इसके ट्रीटमेंट के लिए सोचा जाए। लोग बीमार हो रहे थे, बुखार हो रहा था, उस बुखार को उतारने के लिए, उन चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या ऐसा किया जाए कि लोग जो है दोबारा स्टेबल यानी कि नॉर्मल हो। तो 17वीं सेंचुरी में जो अमेरिका कह लें था, यानी कि जो न्यू वर्ल्ड था, उन्होंने डिस्कवर किया एक प्लांट जिसको हमने नाम दिया क्विना क्विना, जो यूज़ होने लगा एज ए मेडिसिन। ठीक, क्विना क्विना का जो प्लांट था अमेरिका में डिस्कवर किया गया। ठीक है, और एज ए मेडिसिन फॉर मलेरिया यूज़ होने लग गया ताकि हम उसको क्या कर सकें, मलेरिया का जो फीवर है उसको ख़त्म कर सकें। तो वो जो अमेरिका में होने वाला डिस्कवर होने वाला प्लांट था, उसको इन्होंने यूरोप में कह लें ट्रांसपोर्ट करवाना शुरू किया, उसको यानी कि यूरोप में भिजवाना शुरू किया। तो जो उस प्लांट की बार्क थी, यानी कि बार्क ऑफ ट्री थी, उसको कहा दिस कॉल्ड क्विना क्विना। ठीक, तो वो क्विना क्विना का जो प्लांट था उन्होंने वहाँ से कह लें इम्पोर्ट करवाना शुरू किया यूरोप में। और यूरोप में जो लोग जिनको मलेरिया हो रहा था उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। लेकिन बीच में बहुत से लोग जो कह रहे इम्पोर्ट कर रहे थे, इनके जो अमेरिका से लेके यूरोप तक आ रहे थे, उन्होंने बीच में घपले करना शुरू कर दिए। इनके उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जो क्विना क्विना की बाग या क्विना क्विना का जो ट्री था उसको रिप्लेस कर दिया एक और प्लांट, उसी के रिजेंबल्ड प्लांट, जिसको हमने कहा सिंचोना। ठीक, सिंचोना से रिप्लेस कर दिया। तो इनके ताकि उनको क्या पता लगेगा कि भाई क्विना क्विना है या सिंचोना है। तो अगर क्विना क्विना ये था कि बड़ा एफिशिएंट था मलेरियल ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्होंने इसी तरह से कि हम उसको खुद रख लेते हैं और उनको कोई और प्लांट के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। जब उन्होंने सिंचोना आगे सप्लाई करना शुरू किया और उससे ट्रीटमेंट देखा गया, तो सिंचोना जो था वो ज़्यादा बेनिफिशियल निकला एज कम्पेयर टू क्विना क्विना। तो सिंचोना की अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें, इट्स क्लोजली रिजेंबल टू क्विना क्विना प्लांट। ठीक है, इट्स आल्सो यूज्ड फॉर मलेरियल ट्रीटमेंट अर्ली स्टेजेस। देन 1878 में एक आर्मी फिजिशियन जिसका नाम लेवरिन था, ठीक है, उसने देखा कि भी मलेरिया हो तो रहा है, इसका ट्रीटमेंट भी होना शुरू हो गया। इनके हमने सिंचोना या क्विना क्विना की बाग से लोगों को ट्रीट करना शुरू कर दिया, उनका बुखार खत्म होना शुरू हो गया। लेकिन जो लेवरिन है इसने कहा कि भाई अगर मलेरिया हो रहा है तो क्यों हो रहा है? बैड एयर क्या कर रही है, या बैड एयर में ऐसा क्या है जो एक बॉडी में मलेरिया कॉज कर रहा है? तो यानी कि लेवरिन ने 1878 में कॉज ऑफ मलेरिया डिस्कवर करने की कोशिश की कि जो कॉज ऑफ मलेरिया वो देखा जाएगा क्या है। तो इसने जब कह लें काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, उन लोगों का ब्लड लेना शुरू किया जो मार्शी एरियाज में रह रहे हैं जिनको मलेरिया हुआ। ठीक, उन लोगों का ब्लड ले एक्सपेरिमेंट जब किया, इसने देखा कि अंडर माइक्रोस्कोप उस ब्लड में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और बाकी एसेंशियल सब सेलुलर या कह लें सेल लाइक स्ट्रक्चर्स के अलावा बहुत से टाइनी क्रिएचर्स इसको नजर आना शुरू हुई।
उसने कहा कि भाई ये जो टाइनी क्रिएचर्स हैं ब्लड में, मलेरियल पेशेंट के ब्लड में, ये एक्चुअल क्या हैं, कॉज हैं मलेरिया। आफ्टर 2 years और साइंटिस्ट मजीद रिसर्च करते चले गए और एट द एंड 2 सालों के बाद इन क्रिएचर्स को एक नाम दे दिया गया, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम। कि प्लाज्मोडियम क्या है, कॉज है मलेरिया का। जिस पर्सन की बॉडी में प्लाज्मोडियम है इसका मतलब उसकी बॉडी में मलेरिया हो सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। इससे पहले जो हम पढ़ के हैं वो है सारे रिकग्निशन, कि हमने एक डिजीज को, एक प्रॉब्लम को किस तरह से रिकग्नाइज किया। हमें पता लगा कि मलेरिया, ठीक है, हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मार्श एरियाज में रहने वालों को हो रहा है, ठीक है, टाइनी क्रिएचर्स लाइक प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, ठीक है। देन हमने उस पर एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहते, उसकी रिकग्निशन के लिए क्या किया, मलेरिया पेशेंट्स का ब्लड लिया, उनका ब्लड ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम वाकई मौजूद थे, ठीक है। तो हमने एक टोटल जो डिजीज थी या प्रॉब्लम थी हमारी, हमने उसको कर लिया, प्रॉपर रिकग्नाइज कर लिया। नेक्स्ट हम उस पर क्या बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारा बायोलॉजिकल मेथड के क्या होता है, फर्स्ट स्टेप रिकग्निशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट होता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैज सम रिलेशन, यानी कि मलेरिया का और गंदे इलाकों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, इसी वजह से गंदे इलाकों में रहने वालों को मलेरिया हो रहा है, ठीक है। अब अच्छा, इसी कह लें ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उन्होंने एक और चीज़ देखी कि गंदे इलाकों में जो पानी खराब है, स्टैग्नेंट वाटर है, क्या उसको पीने की वजह से मलेरिया हो सकता है। तो उन्होंने किया कि बहुत से जो रिसर्चर्स थे उन्होंने वो स्टैग्नेंट वाटर यानी कि जो गड्ढों में पानी खराब है उसको पी के देखा कि क्या इसको पीने के बाद भी मलेरिया हो रहा है। तो ऐसा देखा गया कि तो पानी जो है यानी कि मार्शी एरियाज में जो स्टैग्नेंट वाटर है उसको पीने से मलेरिया नहीं हो रहा। नेक्स्ट जो सेकंड ऑब्जर्वेशन बनाई गई, दैट्स वाज क्विनाक्विना इज एन इफेक्टिव मेडिसिन फॉर मलेरिया ट्रीटमेंट, यानी कि मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए जो इफेक्टिव मेडिसिन थी वो क्या थी, हमारे पास क्विनाक्विना थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन बनाई गई, ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डजंट कॉज मलेरिया इन एनी पेशेंट, यानी कि मार्शी पहले एरियाज का वाटर, पानी, स्टैग्नेंट वाटर पीने से मलेरिया बॉडी में कॉज नहीं हो रहा। देन फोर्थ ऑब्जर्वेशन बनाई गई, प्लाज्मोडियम इज सीन इन ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। जो मलेरिया पेशेंट थे उनके ब्लड में हमें क्या नजर आ रहा था, प्लाज्मोडियम नजर आ रहा था, ठीक। तो इसी को पहले प्रूव करने के लिए मैंने क्या कि पेशेंट्स का ब्लड लिया, ठीक है, उसको ऑब्जर्वेशन ली, देन हमने ये ऑब्जर्वेशन जो है फॉल्स वाली करें मान। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के बाद हमने जाहिर सी बात है, हमें पता है कि थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस क्या होती है, ये जनरल स्टेटमेंट होती है जो किसे बेस करी होती है, हमारे ऑब्जर्वेशन में बेस करी होती है विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटेशन। तो हमने इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को कह लें सामने रखते हुए एक हाइपोथेसिस जनरेट की, वो क्या थी हमारे पास, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। कि मलेरिया का जो बेसिक कॉज है वो क्या है, प्लाज्मोडियम। अगर प्लाज्मोडियम किसी की बॉडी में चला गया तो इसका मतलब उसको क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। देन हमने डिडक्शन फॉर्मुलेट की, कि डिडक्शन क्या होती है, कि जब हम कोई भी हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं उस हाइपोथेसिस को हम कंसीडर करते हैं इट्स हाइपोथेसिस ट्रू, ये हाइपोथेसिस क्या है, सही हाइपोथेसिस है, और उसका जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका जो एक्चुअल रिजल्ट होता है, बेसिकल रिजल्ट होता है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डिडक्शन बोल रहे होते हैं। और इस डिडक्शन में हम एक लॉजिक यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इफ एंड देन लॉजिक यूज करते हैं। देखते हैं स्टेटमेंट को। तो क्या डिडक्शन बनाई गई, इफ प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है, देन ऑल पीपल विद मलेरिया हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, यानी कि जितने भी मलेरिया पेशेंट्स होंगे उनकी बॉडी में क्या होगा, या उनके ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा, अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कॉज है तो, ठीक हो गया। देन इस डिडक्शन को प्रूव करने के लिए क्या करवाया गया, एक्सपेरिमेंट करवाया गया। एक्सपेरिमेंट क्या था, हमें पता है कि एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं तो दो तरह से ग्रुप बनाते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमें जो टारगेट अपना कह लें एग्जामिन करना होता है उसको रखते हैं, और कंट्रोल ग्रुप को हम एज ए रेफरेंस ग्रुप यूज करते हैं, जो कि हम नॉर्मल कंडीशंस जो डेली लाइफ में होती हैं उसको कंट्रोल ग्रुप को वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने किया 100 मलेरिया पेशेंट्स लिए, और कंट्रोल ग्रुप में हमने लिया 100 हेल्दी पीपल से, ठीक हो गया। तो जो मलेरियल पेशेंट्स है इनका ब्लड एग्जामिन किया गया, इनकी बॉडी से ब्लड कह लें डिफ्यूज करवाया गया, और देखा गया कि जो 100 मलेरियल पेशेंट्स थे इन सब के ब्लड में क्या मौजूद था, प्लाज्मोडियम मौजूद था, ठीक। तो इसका मतलब हमें ये बात सही साबित हो गई कि बाकी ही मलेरिया का जो कॉज है वो क्या है, पॉजिटिव एजेंट जो है वो क्या, प्लाज्मोडियम, ठीक। तो यानी कि हमारी हाइपोथेसिस इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या थी, ठीक हो चुकी। बट हमने रेफरेंस लेना था एज ए कंट्रोल ग्रुप का, तो कंट्रोल ग्रुप को हमने क्या किया, 100 हेल्दी पीपल लिए और इनके ब्लड का एग्जामिनेशन लिया, तो देखा कि हमने 100 हेल्दी पीपल्स में भी 7 पीपल ऐसे थे, 100 में से 7 लोग ऐसे थे जिनके ब्लड में क्या मौजूद था, प्लाज्मोडियम,
लेकिन इनको मलेरिया नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या थे, हेल्दी। तो इसका मतलब कि तब उन्होंने क्या लीजिए ऑब्जर्वेशन जनरेट की इन 7 पीपल्स के बारे में कि इनकी बॉडी में जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड में। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब भी कोई पैथोजन एक हॉस्ट की बॉडी में एंटर हुआ, उस टाइम से लेके उस टाइम तक का पीरियड जब तक वो अपनी कह लें करेक्टरिस्टिक्स या अपनी कह लें जो पैथोलॉजी है उस बॉडी में नहीं कह लें अपेयर कर रहा। इनके पैथोजन का बॉडी में एंटर होने से लेकर उस टाइम तक जब तक उसके सिम्टम्स कोई अपेयर नहीं हो रहे, वो जो ड्यूरेशन होती है वो वापस क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड, जिसको हम कहते हैं इनएक्टिव पीरियड भी बोलते हैं। ठीक हो गया? यानी कि इस वक्त वो प्लाज्मोडियम जो है वो एक्टिवेट नहीं है, उनकी बॉडी में जरूर है लेकिन वो इनक्यूबेटेड फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक हो गया? तो इसी इनएक्टिव फॉर्म में इसी वजह से उनकी बॉडी में अभी तक वो मलेरिया कॉज नहीं कर सके। बट जिस तरह से वो इंक्यूबेशन से खत्म होकर अपने गेस्टेशन पीरियड यानी कि एक्टिव फॉर्म में जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उनको 7 पीपल्स को भी क्या स्टार्ट हो जाएगा, मलेरियल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? ये हमारा जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों की कह लें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि स्टडी ऑफ मलेरिया में लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट कह लें आप लोगों का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे दी हुई है वो है कि अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आ गई कि बॉडी में प्लाज्मोडियम जा कैसे रहा है। नेक्स्ट में हमने देखना है एक और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के। अब पिछली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारी ये थी कि जो मलेरिया था वो क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, उसका हमने कॉज फाइंड किया कि मलेरिया का कॉज क्या है, प्लाज्मोडियम है। उसके लिए हमने ऑब्जर्वेशन बनाई, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किए, रिडक्शन बनाई, एक्सपेरिमेंट किए। वो हाइपोथेसिस जो हैं यानी कि हमें पता लग गया कि वाकई ही मलेरिया का जो कॉज है वो क्या है, प्लाज्मोडियम। आप लोगों की इसी स्टडी ऑफ मलेरिया में नेक्स्ट प्रॉब्लम दी हुई है कि वो प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसफर कैसे हो रही है। कि अब हमने कहा भाई मार्शी एरियाज और मलेरिया कोई ना कोई एसोसिएशन है, आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है इनका। तो मार्शी एरियाज से ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसफर हो रहा है वो प्लाज्मोडियम, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आ रही। इसको देखना था। पहले जो बनाई गई वो क्या थी, हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस के मार्शी एरियाज का और मलेरिया का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है, एसोसिएशन है। और दूसरी बात ये थी कि हमारे पास जो कह लें मार्शी एरियाज का स्टैग्नेंट वाटर था उसको पीने से मलेरिया नहीं हो रहा था। इसका मतलब कि जो प्लाज्मोडियम है वो वाटर में मौजूद, इनके स्टैग्नेंट वाटर में मौजूद नहीं है। तो इन्होंने कह लें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1883 में एक फिजिशियन था AFA किंग, ठीक है, उसने 20 ऑब्जर्वेशंस बनाई। ठीक है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे लिस्ट की गई आप लोगों की बुक में। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर गेट मलेरिया एज कम्पेयर टू हु स्लेप्ट इंडोर्स। यानी कि वो लोग जो बाहर सो रहे हैं, यानी कि घरों में नहीं सो रहे, चार दीवारी के अंदर नहीं सो रहे, बाहर सो रहे हैं, खुले में सो रहे हैं, आसमान के नीचे सो रहे हैं, उनको मलेरिया ज्यादा कह लें मलेरिया होने के ज्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो इंडोर यानी कि अपने घरों के अंदर सो रहे हैं। ठीक हो गया? सेकंड ऑब्जर्वेशन ये बनाई गई, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स कह लें हैज लाइकली टू गेट मलेरिया एज कम्पेयर टू हु कह लें डिडंट स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स। इनके वो लोग जो फाइन नेट्स यानी कि जो मच्छरदानी है उसके अंदर अंदर सो रहे हैं, ठीक है, उनको मलेरिया कम हो रहा है या कह लें नहीं हो रहा बनिस्बत उन लोगों के जो लोग बगैर फाइन नेट्स के सो रहे हैं। ठीक। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये बनाई गई, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर्स। इनके वो लोग जो कह लें धुएं के ऐसे कह लें धुएं के पास सो रहे हैं, ऐसे इलाकों में सो रहे हैं जहाँ पे आग जल रही है और उस आग से धुआं भी निकल रहा है, ठीक है, उनको मलेरिया नहीं हो रही। ठीक है, तो ये 3 मेन ऑब्जर्वेशन जो आप लोगों की बुक में लिस्ट की गई हैं फिकिंग की, इस बेसिस पे उन्होंने क्या बनाया, नेक्स्ट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की कि इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के कह लें सामने रखते हुए एक हाइपोथेसिस बनाई कि हो सकता है, देखिए अब बाहर सो रहे हैं, अंदर बाहर सो रहे हैं उनको मलेरिया हो रहा है, जो अंदर सो रहे हैं उनको नहीं हो रहा। ठीक है, कोई कह लें ऑर्गेनिज्म होगा जो कह लें बाहर एक्सेस में मौजूद है और अंदर जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, या वो लोग जो आग के पास या स्मोकी एरियाज में सो रहे हैं उनको वो मलेरिया नहीं हो रहा। तो कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो स्मोकी एरियाज में या फायर में सर्वाइव ना कर सकता हो, ठीक है, वो खिला रहा हो सकता है। तो इनके इन चीज़ों को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए हाइपोथेसिस नहीं, हाइपोथेसिस क्या थी, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। इनके उन्होंने कहा कि जो मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम को फैला रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और वही जो है हमारा मलेरिया को फैलाने का भी सबब बना है। जाहिर सी बात है कि प्लाज्मोडियम ट्रांसफर होगा एक पर्सन से अगले पर्सन में,
तो ऑटोमेटिकली जिस पर्सन में प्लाज्मोडियम चला जाएगा उस पर्सन को मलेरिया भी हो सकता है। ठीक, ये उन्होंने हाइपोथेसिस नहीं। नेक्स्ट उन्होंने क्या लें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास डिडक्शन। उन्होंने इफ एंड देन लॉजिक यूज करते हुए हाइपोथेसिस को कहा कि ये ठीक है, कंसीडर करते हैं कि हाइपोथेसिस इज ट्रू। इसी हाइपोथेसिस की बेस पे उन्होंने किया क्या डिडक्शन नहीं। डिडक्शन क्या बनाई, इफ मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन, अगर तो मॉस्किटो ही क्या लें प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करे तो फिर क्या कुछ हो सकता है, देन मॉस्किटो शुड हैव प्लाज्मोडियम, यानी कि मॉस्किटो की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए, या फिर मॉस्किटो गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। दो चांसेस उन्होंने क्या कंडीशन दे दी कि अगर तो मॉस्किटो ट्रांसमिट कर रहा है प्लाज्मोडियम को तो मॉस्किटो की अपनी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम होगा, ठीक है, अगर होगा तो वो बाइट करेगा अगले को जाके, उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम चला जाएगा। डिडक्शन, दूसरी डिडक्शन नहीं कि अगर मॉस्किटो ट्रांसमिट कर रहा है प्लाज्मोडियम को तो किस तरह से करेगा कि एक पेशेंट या एक पर्सन जो इन्फेक्टेड है मलेरिया का उसकी बॉडी पे जाके हेल्दी मॉस्किटो बाइट करेगा, उसकी बॉडी से जब वो ब्लड सक करेगा तो ब्लड के साथ साथ वो प्लाज्मोडियम भी मॉस्किटो की बॉडी में आ जाएंगे, और वो जो मॉस्किटो होगा देन नेक्स्ट दोबारा दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा जाके उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में, जब वो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जाएगा उस ब्लड के साथ प्लाज्मोडियम में जाएंगे तो दूसरे पर्सन को भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। क्लियर, ये डिडक्शन जनरेट की गई इस हाइपोथेसिस की बेस पे। क्लियर, अब इस हाइपोथेसिस को कंसीडर करें प्रूव करने के लिए कि वाकई ठीक है या नहीं ठीक, एक्सपेरिमेंट किया गया इन 80s में 1880 की सदी में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और किसने किया, एक फिजिशियन एक साइंटिस्ट था रोनाल्डोस, ठीक है, इसने एक्सपेरिमेंट किया इस तरह से कि एक मॉस्किटो है एनोफिलिस, ठीक है, एनोफिलिस की फीमेल सेक्स लेके उसने क्या करवाया कि बाइट करवाया एक मलेरियल पेशेंट को, फीमेल एनोफिलिस से एक मलेरियल पेशेंट को क्या करवाया, बाइट करवाया। बाइट करवाने के बाद उसने देखा कि कुछ टाइम के बाद वो एनोफिलिस क्या हो गया, डेड हो गया, इनके मर गया। और जब वो मर गया मॉस्किटो तो उसने देखा कि उस मरे हुए मॉस्किटो के ब्लड में क्या मौजूद थे, प्लाज्मोडियम मौजूद थे। ठीक हो गया। अब जब ये एक्सपेरिमेंट देखा गया कि भाई एनोफिलिस मॉस्किटो जो है उसकी डेथ हो गई है, वो किल हो गया प्लाज्मोडियम इंजेक्ट करने के बाद, तो उन्होंने देखा कि भाई इसके रिजल्ट्स जो है बड़े स्वेयर हो सकते हैं, कि हम डायरेक्ट अगर ह्यूमन पे इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसके हमें स्वेयर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो उसने किया कि डायरेक्ट ह्यूमन पे अप्लाई या कहीं इम्प्लांट नहीं किया, उसने एक और मॉस्किटो लिया क्यूलेक्स, उसका भी फीमेल सेक्स, ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स लेके उसने क्या किया, बाइट करवाया उसको फीमेल क्यूलेक्स से बाइट करवाया इन्फेक्टेड स्पैरो। अब उसने ह्यूमन या कह लें ह्यूमन बींग पे डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया, पहले उसने एनिमल पे उसकी कह लें एक्सपेरिमेंटेशन ली कि अगर एनिमल पे देख लेते हैं कि अगर उसका एक्सपेरिमेंट हमें उसका रिजल्ट मिलता है देन हम ह्यूमन पे रिजल्ट कह लें एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं। तो उसने स्पैरोज की कह लें ज़्यादा सारी स्पीशीज ली, और उसमें से कुछ स्पैरोज ऐसी थी जो क्या थी, इन्फेक्टेड थी, कुछ स्पैरोज ऐसी थी जो क्या थी, हेल्दी। जो इन्फेक्टेड स्पैरोज थी उसने क्या किया कि हेल्दी फीमेल क्यूलेक्स लेके, यानी कि जिसमें प्लाज्मोडियम नहीं था, यानी कि जिसने अभी किसी को बाइट नहीं किया था, ऐसा फीमेल क्यूलेक्स लेके उसने इन्फेक्टेड स्पैरो को पहले बाइट करवाया। इन्फेक्टेड स्पैरो को बाइट करवाया, जब उसने देखा कि जब इन्फेक्टेड स्पैरो को बाइट कर लिया कि बहुत सारे क्यूलेक्स जो थे वो मर चुके थे और बहुत से जो थे वो सर्वाइव करे थे। जो सर्वाइव करे थे क्यूलेक्स, उन क्यूलेक्स को दोबारा उसने क्या किया, हेल्दी स्पैरोज को बाइट करवाया, और उसने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हेल्दी स्पैरो में भी वो जो सिम्टम्स थे मलेरिया के वो आना शुरू हो गए। ठीक हो गया। जब उसने देखा कि एक्सपेरिमेंट हमें कंक्लूजन दे रहा है, कोई ऑथेंटिक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस दे रहा है, तो उसने यही एक्सपेरिमेंट दोबारा किस पे किया, ह्यूमंस पे किया। तो जो मलेरिया इन्फेक्टेड ह्यूमंस थे उसने फीमेल एनोफिलिस से उनको बाइट करवाया, और बाइट करवाने के बाद वही फीमेल एनोफिलिस जो है वो हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया उनसे, और देन उसने देखा कि जो हेल्दी पर्सन जो कि मलेरिया इन्फेक्टेड नहीं थे उनमें भी कुछ टाइम के बाद वो मलेरिया सिम्टम्स आना शुरू हो गए। तो उसने क्या कंक्लूड किया कि जो प्लाज्मोडियम है, या क्या किया कि मॉस्किटो ही एक्चुअल क्या रीजन है ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम। वो क्या कर रहा है, एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी पे जा रहा है, उसका ब्लड सेक कर रहा है, ब्लड के साथ प्लाज्मोडियम में आ रहे हैं, और जब वही इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया मॉस्किटो, जब हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, जो एक पर्सन से प्लाज्मोडियम या ब्लड लिया हुआ है जब दूसरी बॉडी में जाएगा तो वो दूसरी बॉडी में जाके क्या कॉज कर रहा था, मलेरिया कॉज कर रहा था। ये इस रिजल्ट के इन्होंने कंक्लूजन निकाला।
यहाँ तक हमारा स्टडी ऑफ मलेरिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।